बैंक का जो क्लॉज है कि 5 करोड़ के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बैंक बोलती है कि इसको टेक्निकली डिटेल एनालिसिस करो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति 5 लाख भी अगर लगा रहा है अपने और बाकी का बैंक से फंडिंग मांग रहा है तो वो 5 लाख उसकी जीवन भर की पूंजी है। कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले अपने को उसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है। जो टीईवी रिपोर्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन में कैसे काम आती है। जय हिंद दोस्तों, शेखर फाइनेंस वाला शो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने बात की है टीईवी, टेक्नो इकोनॉमिक वाइबिलिटी। यस, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये बिजनेस करना भी है कि नहीं करना। आप करोड़ों रुपए लगा रहे हो या लाखों रुपए लगा रहे हो, उसको लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। आपको ये भी पता चलेगा कि ये कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए। अगर ये सब सवाल आपके हैं आइडिया को या बिजनेस को लेके, तो इस पॉडकास्ट में इन सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं मंदार कुलकर्णी जी। मंदार कुलकर्णी जी एक सीजन प्रोफेशनल हैं जो कई बैंकों और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के लिए काम करते हैं। एक बिजनेस आइडिया कितना फिजिबल है, कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसके रिस्क क्या हैं और मिटिगेट्स क्या हैं। तो इन सवालों के लिए आप ये पॉडकास्ट देखिए। एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है बेहतर गेस्ट को शो पर लाने में और आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाने में। और कमेंट में हमको ये ज़रूर बताएं कि शो के अंदर आपको सबसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन क्या लगी और अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं। टीईवी होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? TEV means टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी स्टडी, मीन्स एनी प्रोजेक्ट इज टू बी टेक्निकली वायबल है क्या नहीं एंड फाइनेंशियली फिजिबल है क्या नहीं। मीन्स टेक्निकली उसके अंदर जो जो कंपोनेंट्स लाने चाहिए। वेन एवर यू गो, आप कभी भी एक आधा प्रोजेक्ट करने जाते हो तो उस प्रोजेक्ट में मिनिमम क्या क्या होना चाहिए, ये सब हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास, हमने देखा कि हमारे पास एडिक्वेट लैंड है क्या नहीं, पूरी सी रिक्वायर्ड ज़मीन है क्या नहीं। उस ज़मीन में अपने को टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैन, मटेरियल एंड लेबर, ये सब होता है क्या नहीं। तो मैं जिस एरिया में प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ उस प्रोजेक्ट में मेरे को मैन पावर अवेलेबल होती है क्या नहीं, मेरे को रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है क्या नहीं। देन आई कैन, मैं जो माल बनाऊंगा, जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा वो मैं सेल कर सकता हूँ क्या नहीं इन द मार्केट, एंड दैट माई साइकिल जो है वो रिवॉल्विंग होता है क्या नहीं। तो इसको हम पूरे फाइनेंशियल एंगल से एंड टेक्निकल एंगल से बिफोर प्रोजेक्ट चालू करने से पहले देखते हैं। तो उसके साथ जो मैनेजमेंट है उसके साथ ये डिस्कशन पहले करते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहे हैं। ये तीन के अगर जवाब दे सकता है देन वी कैन से कि वो इन्वेस्टमेंट करे उसमें। अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी जो लगाई हुई इन्वेस्टमेंट है तो उसको कितने इसमें वापस पैसा आना चाहिए। जैसे कि बैंकिंग लैंग्वेज में हम बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो है ये सब हम देखते हैं। देन उसको ये पता चलना चाहिए कि मैं 3 साल के बाद, 4 साल के बाद मैं कहाँ पे खड़ा होता हूँ। तो उस एंगल से हम वो सब पूरा उसका फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट चालू करने से 3 साल, उसके बाद आगे 10 साल, ऐसे 13 से 15 साल का फाइनेंशियल एनालिसिस बनाते हैं अलॉन्ग विद टेक्निकल एनालिसिस विद द एक्सपर्टी ऑफ द टेक्निकल पीपल, एंड देन वी विल मेक अ रिपोर्ट। दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड टेक्नो इकोनॉमिकल वायबिलिटी रिपोर्ट। ओके, इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक पहला पार्ट जो होता है वो अबाउट द प्रोजेक्ट होता है, अबाउट द कंपनी एंड मैनेजमेंट रहता है। तीसरा पार्ट टेक्निकल इवेल्यूएशन रहता है। मार्केटिंग, वो मार्केट कैसा करेगा प्रोडक्ट, कि उसके कहाँ का वो माल बेचेगा, उसके गुड्स एंड सर्विसेज, वो हम चेक करते हैं। देन फाइनेंशियली बाद में, पहले ये तीनों एक बार सेटल हो गए कि मैं टेक्निकली साउंड हूँ, देन आई कैन फाइनेंस कैन बी रेज, बट टेक्निकली ही शुड बी एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। ओके, वो देखने के बाद अपने को पता चलता है कि वो कितना ही है। तो ये सब रिपोर्ट करके हम उसको देते हैं, बैंक को देते हैं। देन बैंक उसके ऊपर ये एनालिसिस करती है एंड फंडिंग विल बी डन। ओके, एंड इट इज फॉर फंडिंग अबाउट 5 करोड़ के ऊपर जो भी ये है तो उसके लिए जरूरी है करना, मैंडेटरी है ये। मैंडेटरी भी है। एंड मैं जरूरी इसलिए बोलता हूँ कि 5 करोड़ अमाउंट जब लगाता है आदमी तो किधर जाती है, अपनी वेस्ट ना हो, ये सब अपने को देखना पड़ता है। तो एक सवाल और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई? क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख रुपए फीस होती है इसकी, करेक्ट? यस। तो क्यों आदमी 1.5-2 लाख रुपए खर्चा करे इसके ऊपर, वाई? हाय, अपने को फोरसाइट मिलती है। मैं
ये करूँ क्या ना करूँ, मुझे पता चलता है। मैं एक मान के चलो हमने एक जगह चूज की, करेक्ट है, वो जगह कैसी है, वो जियो टेक्निकल है, उसके अंदर मैं मशीन जो लगा रहा हूँ वो मशीन सस्टेबिलिटी है क्या नहीं, तो उस जगह के ऊपर मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ, वो खर्चा करूँ कि नहीं। अगर मैंने मान के चलो पैसा है, मैंने खर्चा कर दिया एंड मेरा माल बनाया वो गोडाउन में पड़ा है, लेकिन उसे बेचने के लिए मुझे कम से कम 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो भी मुझे वो वायबिलिटी नहीं आती, क्योंकि मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। मैं ऐसा प्रोडक्ट देखो कि मेरे नियर बाय वो जाके सेल भी हो सके। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। तो व्हेन यू आप जब 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 5 करोड़ के आगे 1 से 1.25 लाख रुपए इज नॉट अ मैक्सिमम अमाउंट, बिकॉज आप 5 करोड़ लगा रहे हैं, तो 5 करोड़ लगाओ क्या नहीं लगाओ ये देखने के लिए 1.25 लाख रुपए फी इज अ वेरी रिजनेबल कॉस्ट। एक सर बहुत सिंपल सवाल यहाँ यही पैदा होता है जो इससे जुड़ा हुआ है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये जो चीज़ें आप मुझे बताने वाले हो पता करके कि मैन, उसके बाद मटेरियल एंड मार्केट, यस, ये मैं भी पता कर सकता हूँ। वाई आई शुड हायर अ कंसल्टेंट, मतलब इस काम को करने के लिए मैं किसी भारी व्यक्ति को क्यों हायर करूँ? बेसिकली क्या है, एंटरप्रेन्योर शुड बी ओनली फोकस ऑन हिज एम्स, एंड वो जब एंटरप्रेन्योर जब होता है, आई एम पैशनेट कि मुझे करना है, तो मैं उसके पीछे भागता हूँ कि खाली मुझे करना है, ये मेरे दिमाग में रहता है। लेकिन उसके लिए मुझे जो टेक्निकल नॉलेज चाहिए, हमारे पास कैसे रहता है, टेक्निकल टीम रहती है, वी हैव द एक्सपर्टी इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर वी मान के चलो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, तो वी हैव चार्टर्ड इंजीनियर, सिविल इंजीनियर इन दैट प्रोफेशन, दे हैव रिच एक्सपीरियंस मोर देन द 15-20 years, तो दे हैव गॉन इन दिस फेजेस। एंटरप्रेन्योर हैज दोज हु हैज एक्सपीरियंस, दे कम डायरेक्टली टू मी कि मंदार वी हैव टू डू, we have this, but whenever a new entrepreneur come into the picture, he is enthusiastic, I want to finish, but only he is thinking about his project, वो प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, लेकिन उसको साइड बाय साइड बाकी जो उसके साथ लगता है, एक प्रोजेक्ट खड़ा करने के लिए पैशनेट होने के साथ बाकी चीजें भी अपने को जरूरी है, वो सब हम उसको समझाते हैं। एंड वो मान के चलो वो इंजीनियर है, वो उसके टेक्निकल में साउंड है, बट फाइनेंशियली उसको समझाना चाहिए कि मेरे को फाइनेंस रेज करना है, वो फाइनेंस कैसे यूज करना है, उसका वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसे बिठाना है, ये सब उसमें आता है। हेंस इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ द एंटायर हिज, मुझे हम उसको अगर मान के चलो जो सपना उसने देखा है, वो सपने का वो रिपोर्ट रहता है टेक्निकल। आप लोग ये कैसे मेक श्योर करते हो कि वो एक्चुअली काम करेगा, मतलब रियलिटी से बहुत क्लोज है? करेक्ट है, ये इसीलिए व्हेन जब भी कभी अपना जो आदमी है वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में सोचता है, जब वो फंडिंग के लिए बैंक के पास जाता है, तब वो 70% उसका ये दिमाग में रेडी रहता है कि मैं वो प्रोजेक्ट करूं, बराबर है, मुझे खाली फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, ये हो गया उसके बारे में। एंड अनदर साइड जो है वो बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बैंक देखती है कि मैं बैंक को कैसा फंडिंग रहता है, अपना 75-25 रेशियो रहता है, 3:1 रेशियो में हम बोलते हैं, इसको हम डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं कि 3% जो 75% है वो बैंक अपने को फंडिंग दे रही है एंड 25% वो खुद लगा रहा है, करेक्ट है, ये तो आपको भी पूरा है। तो इस एंगल से बैंक को भी इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि बैंक को आपके बारे में आपको खुद को मालूम है, बैंक को आपके बारे में मालूम है। We are the trusted empanelment with the bank. We are empaneled with the banks. We are associated. We are extended arm of the banks. तो अकॉर्डिंगली बैंक और हमारा जो है कि बैंक ने हमें जो जो गाइडलाइंस दिए उस हिसाब से हम वो सब एनालाइज करते हैं एंड उसको फंडिंग मिलने में वो एक जरूरत होती है। मतलब आप अगर जो बात बोल रहे हैं अगर वो सही है, तो कोई आदमी बैंक में लोन अप्लाई करने जा रहा है किसी आइडिया के साथ, तो वहां जाएगा, उससे बेटर है कि वो आप जैसे किसी कंसल्टेंट को हायर करे पहले और उसके साथ ये पूरा टीईवी करे, उसके बाद आपसे उसके जो वीकनेस हैं या स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर पूरा स्टडी करे, करेक्ट, उसके बाद फिर वो बैंक के पास जाएगा, तो उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। यस, एग्जैक्टली सर, है ना। सेकंड, इसको हम प्री फिजिबिलिटी बोलते हैं। ओके, मींस मेरे पास दिमाग में आइडिया है, मेरे पास थोड़ा बहुत मनी अवेलेबल है, मेरे पुश्तों ने दिया हुआ है, मेरे पास आइडिया है, लैंड है, जमीन है, लेकिन मैं क्या करूं,
वो सब्जेक्ट में मेरे को मान के चलो मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको मशीनरी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज अ वास्ट सेक्टर। उसमें तुम किसके साथ काम करना चाहते हो, कौन सा मशीन यूज करना चाहते हो, आज के ज़माने में क्या टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी मेरे प्रोडक्ट या मेरे जो दिमाग में प्रोडक्ट है उसको सूटेबल है कि नहीं, ये सब गाइड करने के बाद करने के कि हम ये डिसीजन ले और ना ले, इसके ऊपर पहले हम आते हैं। मुझे जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि टू डू और नॉट टू डू, तो वो जो डिसीजन लेना है उसको प्री फिजिबिलिटी में हम बता सकते हैं। मतलब आप जो बात बोल रहे हैं, अगर उसको नरेट करूं करेक्टली, कि आपको उस डायरेक्शन में काम करना भी चाहिए, उस बिजनेस को लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। यस, ये भी कॉल ले सकते हैं। अभी एक मैंने उदाहरण देता हूँ आपको कि एक वेल नोन एस्टेब्लिश प्लेयर है, ही हैज मोर देन द 7,000 करोड़ बिजनेस टर्नओवर, ग्रुप टर्नओवर। दे कम टू अस एंड दे वांट टू सेट अप ऑयल फैक्ट्री नियर कर्नाटका। दे आर वेल नोन इन द साउथ महाराष्ट्र, बट दे वांट टू एंटर इन द कर्नाटका रीजन। तो दे आस्क अस कि whether we go there. So we have done there the market study for that particular area of Karnataka district. In which district है, whether अपने को रॉ मटेरियल मिलता है कि नहीं, मैन पावर मिलती है कि नहीं, मैं ये प्रोडक्ट तैयार करूँगा उसका सेलेबल कितना है, मेरे को जो पैसा मिलना है उसका मार्जिन कितना है, ये सब करते तो उसको हमने दिया। एंड देन ही सेट अप अ फैक्ट्री देयर। So that is a yes. Okay, ये आपने एक 7,000 करोड़ का एग्जाम्पल दिया। कोई आपने छोटे प्रोजेक्ट का जिसका वर्थ 1 करोड़ के आसपास हो प्रोजेक्ट का, उसके लिए किया है आपने? बेसिकली कैसे है सर, 1 करोड़ तक जो करते हैं उसको हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनते हैं, कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देते हैं, उसको टेक्निकल वायबिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। रीजन कैसा है, बैंक का जो क्लॉज है कि 5 करोड़ के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके हिसाब से बैंक बोलती है कि इसको टेक्निकली डिटेल एनालिसिस करो। क्योंकि अभी मैं आपने जो 1 करोड़ के बारे में बोला, कैसा रहता है, कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स है, जैसे CGT में से या है, इसमें बैंक आपकी आइडिया लेके आप बैंक के पास जाओ, बैंक आपको फाइनेंस कर देगी, लेकिन यू शुड हैव, आपके साथ डिटेल रिपोर्ट होना चाहिए आपका, कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे करने वाला हूँ। इट शुड नॉट बी इवेल्युएटेड बाय सम थर्ड पार्टी लाइक अस। वो खुद ने अगर बना के दिया, हम जैसे जो लोग हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उन्होंने बना के भी दिया, तो उसको फायदा हो सकता है। बट देखिए, एक बड़ा सिंपल है, आप जितना आसान बोल रहे हैं उतना आसान फंडिंग होता नहीं है बैंक में एक्चुअली, है ना, करेक्ट? क्योंकि वो DPR बन जाती है, चली जाती है, वो आपके कंसल्टेंट के उस बैंकर से कैसे रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है, रेदर देन आप में कितना पोटेंशियल है, आपकी DPR में कितना पोटेंशियल है। रियलिटी ये है। नहीं, हाउ ही, आज के ज़माने में कैसा है, आइडिया जो है, स्टार्टअप के आइडिया है, वो कितने वैल्यू है। आप स्विगी का ये ले लो, स्विगी डजंट हैव एनी फिक्स एसेट बट इज अ मार्केट कैप, करेक्ट? वैसे उसका ये नहीं कि आइडिया क्या, व्हाट इज द आइडिया एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट आइडिया, करेक्ट? दैट इज अ सेलेबल प्रोडक्ट। बट द थिंग इज सर कि दैट इज अ टेक कंपनी मोर और लेस, वी कैन से, एक ये दिया है ना। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ SME के सेक्टर या उसके दृष्टिकोण से करना चाह रहा हूँ, कि एक SME का आदमी कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई पापड़ की यूनिट, कोई मसाले की यूनिट, कोई XYZ यूनिट डालना चाह रहा है, जिसका रेंज 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। क्योंकि SME सेगमेंट में ज्यादातर इस रेंज में 5 करोड़ तक ही, आपका कहना सही है ना। अब ये है कि उस आदमी के पास एक लिमिटेड पूंजी है, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, है ना। अब उतनी सी पूंजी उसने काफी समय में इकट्ठा की है, करेक्ट है। वो पूंजी लगाएगा, उसके बाद उसको उस व्यापार में कहीं से एक रेफरेंस मिल गया है या आइडिया मिल गया है, या कुछ समय उसने उस मार्केट में काम किया है, एज अ सेल्समैन हो सकता है, या किसी फैक्ट्री वर्कर हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। करेक्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति 5 लाख भी अगर लगा रहा है अपने, और बाकी का बैंक से फंडिंग मांग रहा है, तो वो 5 लाख उसकी जीवन भर की पूंजी है। बराबर है। अब वो 5 लाख अगर वो प्रोजेक्ट चला तो ठीक है, नहीं चला तो डूब जाएंगे, साथ ही साथ वो एक डिफॉल्टर हो जाएगा, NPA हो जाएगा, उसके साथ उसका जीवन का कैरियर खत्म, अब दोबारा बैंक उसको फंड करेगा नहीं। आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है या DPR है या प्री एनालिसिस है, हाउ कैन इस आदमी को हेल्प कर सकता है? इस आदमी को ऐसे हेल्प कर सकता है, उसके दिमाग में जो आइडिया है वो आइडिया कैसे वो पहले यूटिलाइज करना चाहता है, वो हम देखते हैं। देन उसको ये बोलते हैं कि भाई तू मार्केटिंग कहाँ करेगा। बेसिकली कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले अपने को इसका प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना बहुत जरूरी होता है। यानी कि मेरे को उसकी ब्रांड वैल्यू बनानी है। मैं कोई भी चीज़ है, छोटा जैसे आपने बोला कि पापड़ बनाने वाला है, तो उसने पहले उसको पापड़ सेल करना आता है कि नहीं, ये ज़्यादा मायने है।
मैं बना के रखता हूँ बट वो सेल भी होना चाहिए। तो उसको सेल का कितना एक्सपीरियंस है, नहीं है तो उसको हम बोलेंगे कि भाई तू सेल्स में ज्यादा फोकस कर। यानी कि तेने के आज तूने 10 केजी भी पापड़ बनाए, वो 10 केजी पापड़ तू कितने समय में बेचता है। इफ इट इज सेल इन 1 वीक, 1 डे या 2 days, 3 days, accordingly we will going to manufacture and we will start your production capacity। मैं अगर 10 केजी 2 दिन में खत्म करता हूँ तो मेरे को प्रोडक्ट की कैपेसिटी ज़्यादा है, आई कैन सेल इन द मार्केट वेरी वेल। अगर उससे कम है तो मुझे पहले पोटेंशियल है, उसको थोड़ा मुझे बढ़ाना है, तो वो हम उसको ये करते हैं कि मार्केटिंग का तुम्हें एनालिसिस करना है। ओके, देन एरिया वाइज एनालिसिस कि इस एरिया में हमारे साथ और कौन कौन पापड़ बेचने वाले, वो कहाँ कहाँ पापड़ बेचते हैं, उनका एरिया ऑपरेशन क्या है, मेरा एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो किधर बेचते हैं, जहाँ पे वो नहीं जाते उधर मुझे रीच आउट करना है। एक तो मुझे नया ढूंढना है, क्या मुझे पुराने वाले से मेरे को जाके उसका रिलेशन बनाना है। तो उस एंगल से हम बोलते हैं कि भाई तू जहाँ पे लोगों का नहीं पहुँचता या नहीं पहुँचता वो अपने को असर्टन करना है। तो इसमें हम मार्केट सर्वे करके उसको बता सकते हैं कि बाबा ये प्रोडक्ट तुम्हें यहाँ यहाँ बेचना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली द सेल विल हैपन इन दैट एरिया। ओके, एंड उसका जो प्रोडक्ट है अगर वो पेरिशेबल है, जैसे दूध है, दही है या और है जिसकी ड्यूरेबिलिटी कम है, 2-4 दिन के आगे, तो मेरे को माल 2-3 दिन में बेचना ही बेचना है, उसका कोई ये नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली पहले हम ये देखते हैं कि भाई यू स्टार्ट विद द 20%, 30%, यू डू नॉट गो एकदम जंपली, यू स्टार्ट विद 50% ऑनवर्ड, यू स्टार्ट योर प्रोडक्शन एट 10% कैपेसिटी, देन वी विल टेक द टेस्ट एंड आफ्टर 3 months वी विल एनालाइज कि मेरा प्रोडक्ट कैसे जाता है। ओके, ओके। इसमें और क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो टेस्टिंग कंपोनेंट्स हो सकते हैं? अभी कैसा है, मेरे को बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फाइनेंस इज दैट प्रोडक्ट शुड कन्वर्टेड इनटू द मनी, वट एवर इट मे बी। कोई भी प्रोडक्ट है उसका मनी होना चाहिए एंड अगेन आई मेक द रॉ मटेरियल साइकिल, दैट इज वी कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल चर्निंग मेरा कैसा है वो ज़्यादा मायने रखता है। ये कैसे करते हैं आप लोग? अभी मेरा प्रोडक्ट है, मैंने आप ही का पापड़ का उदाहरण लेते, मैंने पापड़ बनाए, पहले पापड़ मैंने मेरा वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए से मैंने डाले, मैंने वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए से मैंने पापड़ बनाए, मेरे 100 केजी पापड़ बने। ठीक है। वो 100 केजी बनते बनते मेरे को कितने दिन में वो 1 लाख रुपए वापस आते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल बैक टू मी। मैंने पापड़ लिया, मार्केट में गए, उन्होंने मुझे बोला कि मैं 2 दिन में पैसा देता हूँ, 3 दिन में देता हूँ, तो हफ्ते भर में मुझे वापस पैसे आए। 1 केजी के मुझे 1 लाख रुपए मुझे वापस आते आते 1,20,000 आने, मेरा प्रॉफिट मार्जिन है, करेक्ट है। तो 1 लाख के मेरे को 1,20,000 आ गए, तो अभी मैं 1,20,000 वापस उसमें डालता हूँ, तो 1,20,000 के मेरे को नेक्स्ट टाइम में आना है 150 आना है। तो 2 हफ्ते में या क्या 1 महीने में मेरे जो पहले 1 लाख रुपए लगाए उसके मेरे 2 लाख हो गए। तो मेरा जो साइकिल है ये हफ्ते का साइकिल बैठता है, तो वो हिसाब से तो मुझे वो कितना कम करना है, जो हफ्ते भर पैसा आता है उससे मुझे कितना कम में आ जाए। मतलब आप चाहते हैं हफ्ते की जगह 5 दिन में या 3 दिन में जाए, तो मेरा साइकिल या टाइम लिमिट कम हो, साइकिल के रेशो बढ़ते। जो हफ्ते में मेरे को 4 है वो मेरे 4 की जगह 10 होते, 3 दिन में पैसे आते हैं। करेक्ट। तो मेरा मूवमेंट ऑफ मनी बढ़ता है। तो बैंक इसके ऊपर देखते कि तुम्हारा मूवमेंट ऑफ मनी कैसे, जिसका ज्यादा मूवमेंट ऑफ मनी है यस वो बेटर है, वो बेटर है। जितना कम है उतना बुरा है। बुरा नहीं, अभी उसके प्रोडक्ट की कैपेसिटी के ऊपर है। मान के चलो ऑटोमोबाइल का एक पार्ट है, उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए एक पार्ट की, लेकिन वो बेचे, उसने बनाए 2 लाख से, उसने 10 लाख का प्रोडक्ट, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल उसमें गया है, बराबर है। उसने बेचा, वापस आया, लेकिन आते समय उसको टाइम लगा 45 डेज का, बट वो टाइम उतना इसीलिए जाता है, उसका टेस्टिंग होके आता है। करेक्ट। तो नॉट डिपेंड की साइकिल का एटम क्या है, तुम्हारा एफएमसीजी एटम है, इंडस्ट्रियल एटम है, B2B एटम है या B2C एटम है, उस ऊपर ये सब मैंने करता है। मतलब अगर आपकी बात समराइज करूं तो वो इस तरह है कि जितना छोटा वर्किंग कैपिटल साइकिल उतना बेटर, यस, है ना। यानी कि मूवमेंट मेरा ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होगा उससे, यानी पैसे का जितना मूवमेंट है उसका चर्निंग अच्छा है, मार्केट में उसका नाम ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट उतना घूम रहा है। करेक्ट।
करेक्ट 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 मैं आपको ये हो सका है तो देख लो ये कि कोई भी मार्केट में मेरा जो प्रोडक्ट जाता है वो कितने घूमता है। करेक्ट, ठीक है। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि आप जो स्मॉल बिजनेसेस के आइडिया होते हैं, एसएमई के आइडियाज़ होते हैं, है ना, फुल फ्लैश लॉन्च करने से पहले, है ना, अपने बिजनेस को मिनिमम कॉस्ट के साथ कैसे टेस्ट कर सकता है? क्या क्या पॉसिबल वे आउट हो सकते हैं? अभी कैसे होते हैं, जनरली पायलट प्रोजेक्ट लोग करते हैं। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट करता हूँ। पायलट इज ऑलवेज सक्सेसफुल। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी स्केल अप प्रोजेक्ट, मैं पायलट केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा ये चलता है। केमिकल इंडस्ट्री में क्या पायलट प्रोजेक्ट लेबोरेटरी में सक्सेसफुल होते हैं। मैंने किया, उस रिएक्टर से वगैरह वो निकाला, उसके बाद उसका फिनिश प्रोडक्ट निकला। बट व्हेन इट इज गोइंग अंडर स्केलेबल में मैं जो जाता हूँ, जो कैपेसिटी में एक आधे केजी के ऊपर करता हूँ, अगर मैं 500 केजी पे करता हूँ तो उसके रिएक्शंस और ये अलग अलग होते हैं। तो वो स्टेजेस में जाते हैं। तो जो आपका सवाल है उसके हिसाब से कि मैं पहले पायलट प्रोजेक्ट करके ऑलवेज इट इज टेस्टेड एंड इट इज सक्सेसफुल। इसलिए R&D पे जो ज़्यादा खर्चा केमिकल इंडस्ट्री में यूँ होता है, इसलिए होता है। केमिकल इंडस्ट्री के बाहर की अगर बात करें तो इज दैट पॉसिबल? यस, नहीं, नॉट नेसेसरी। कोई भी केमिकल में, इसलिए मैंने ये आपको एग्जांपल दिया क्योंकि वहाँ पे R&D ज़्यादा लगता है। कंपोनेंट्स क्या है, ऑटोमोबाइल में है दो पार्ट मिला के मेरा नया एक पार्ट बन सकता है। बट वो प्रोडक्ट आज के दिन में अगर आप देखें, यूथ की जो है, कोई भी मोटरसाइकिल ले लो या कोई भी है, एवरी 1 year द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गोइंग टू चेंज दैट प्रोडक्ट। उसको फेसलिफ्ट लाते हैं, आपने देखा होगा। वो क्यों लाते हैं कि मार्केट में वो ज्यादा ये हो, बेसिक इंजन और ये सब वही रहता है, उसका फेसलिफ्ट बनाते हैं क्योंकि मेरा मूवमेंट ज्यादा। ओके, इसमें कस्टमर सर्विस वगैरह कंडक्ट किस तरह किए जा सकते हैं हमारे इसमें? एक बार हमने जो रिपोर्ट दिया तो उसके बाद वो बैंक के लिए रिपोर्ट जाता है, कस्टमर को फेस टू फेस जाता है। वो मुझे फेस टू फेस इसकी कि जो कस्टमर वाइज जो रिपोर्ट बनाते हैं हम, प्री फिजिबिलिटी, वो थोड़ा उसके हिसाब से बना देते हैं, उसको मार्केट में कितना समय देना है, क्या देना है। सो सर, अभी हम लोग जो आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर सक्सेसफुल फंडिंग, है ना, बैंक्स के साथ, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को बैंक मना कर देते हैं फंड करने से। तो कैसे किया जा सकता है वो, और ये TEV का उसमें क्या रोल हो सकता है? अभी आप जैसे आप बैंक के पास जाते हैं कि इफ़ यू, आप रिपोर्ट लेके जाएंगे और एक विदाउट रिपोर्ट लेके जाएंगे, तो आपको पता चलेगा। जो विदाउट रिपोर्ट लेके जाएगा वो खाली पेपर लेके जाएगा कि मेरे पास ये सिक्योरिटी है, मैं ये है, मेरी आइडिया ये है। बट जो TEV करके जाएगा उसमें ये सब होगा कि मैं पैसे कैसे इन्वेस्ट करूंगा, मैं कौन से लैंड में करूंगा, कौन से प्रोडक्ट में करूंगा, उसका मार्केटेबिलिटी क्या है, उसका फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, उसका सोट क्या है, वो प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मैं बेचूंगा, उसके एरिया क्या है। तो ये सब एंगल बैंकर को ज़्यादा भाते हैं। तो दे रिक्वायर्ड द इंफॉर्मेशन इन अ सिक्वेंशियल मैनर इन द TEV रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का जो फ्लो रहता है तो ऐसे रहता है कि फर्स्ट जो पार्ट रहता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, फुल रिपोर्ट। फर्स्ट पार्ट इज द अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द प्रमोटर्स। ओके, देन दूसरा पार्ट है अबाउट द प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहा है, उसके प्रोडक्ट के मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। उसके बाद वो प्रोडक्ट बनने के बाद उसका टेक्निकल पे हम आते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इज अ डिटेल रिपोर्ट इन द पार्ट, इट इज अ 3rd चैप्टर ऑफ द रिपोर्ट। उसमें हम सभी एंगल देखते हैं। द टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो हम बोलते हैं, यानी कि मैं पैसा कैसे खर्च कर रहा हूँ, ओके, एंड मैं पैसा कैसे इकट्ठा कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको हम क्या जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड मीन्स ऑफ फाइनेंस। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या आता है, मैं लैंड कहाँ से लूँगा, मैं उसका सिविल स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, मैं मशीनरी का क्या लेऊंगा, मैं अदर एसेट्स क्या क्या है, मुझे इंटरेस्ट ड्यूरिंग पीरियड में कितना देना है, पोस्ट जैसे चालू होगा उसके बाद कितना है, मुझे कॉन्टिजेंसी में कुछ रखना है कि नहीं रखना, मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल में रखूंगा क्या नहीं रखूंगा, इसको सब हम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में कंसिडर करते हैं। एंड ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैं कैसे फंड करूंगा, दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ फाइनेंस। मैं प्रमोटर में कॉन्ट्रीब्यूशन में खुद कितना डालूंगा, बैंक से मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एंड मैं अगर कम पड़ा ज़्यादा पड़ा
तो मैं अनसिक्योर्ड लोन लूंगा या मैं खुद के यहाँ से सोर्स से पैसा लाऊंगा। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एंड टेक्निकल में हम इसमें जब आते हैं तो हम इसका एक एक एनालिसिस करते हैं। अगर लैंड लेते हैं तो लैंड में क्या क्या है, कि लैंड कैसी लैंड है, वो लैंड में जगह कौन से है, उसका जियो टेक्निकल किया है कि नहीं, उस पर जो हम मशीन लगा रहे वो मशीन मेरा लैंड का वो वेट लेगी क्या नहीं लेगी, क्या वो ब्लैक कॉटन है या सॉइल है, कि उसको मुझे कितना खर्चा करना पड़ रहा है। अगर मुझे सिविल स्ट्रक्चर खड़ा करना है तो नीचे कितना जाना है, वो लैंड जो है वो सिस्मिक जोन में है क्या नॉन सिस्मिक जोन में है, उसके पास मुझे नियर अबाउट पानी अवेलेबल है क्या नहीं, मुझे बाकी सब चीज़ है क्या नहीं, उसके देन वो जो मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा वो कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे नेसेसरी परमिशंस है क्या नहीं, वो परमिशन बिल्डिंग परमिशन है, देन एनवायरमेंटल है, जो n नंबर्स ऑफ परमिशन जो लगती है एज ए कंपनी चालू करने के लिए या इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए, वो सब टीवी में हम एनालाइज करते उसी वक्त ओके पहले ही, कि मुझे ये परमिशंस लेनी है एंड वो कौन से स्टेज पे कैसी परमिशन आनी है। मैं कंस्ट्रक्शन लैंड लेने के बाद मुझे लैंड एनए है क्या नहीं, देन वो बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ है क्या नहीं, लोकल अथॉरिटी से मुझे परमिशन मिली है क्या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, वाटर की, ये सब हम देखते। वो बिल्डिंग खड़ी होने के बाद मुझे लोकल अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग का ओसी दिया है क्या नहीं, ऑक्यूपेंसी दिया है क्या नहीं, परमिशन मिली क्या नहीं, कि ये काम करने के लिए लायक है क्या, ये सब है। उसके बाद मैं वो इलेक्ट्रिसिटी से मुझे ट्रांसफार्मर आया है, मेरे पास मेरे फैक्ट्री तक लाइन आती है क्या नहीं, वो कितने वेट की आती है, कितने किलोवाट की आती है, मुझे रिक्वायर जो लोड है वो लोड सफाइस होता है क्या नहीं, ये सब हम टेक्निकल में कवर करते हैं। उसके बाद मुझे जो बेसिक एंड ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द रॉ मटेरियल। मैं जो मशीन यूज कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल क्या अवेलेबल है एंड मेरा फिनिश प्रोडक्ट उससे कितना आता है, व्हाट इज माय इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है मेरा, मैंने यहाँ से 100 kg डाला तो मेरे को कितना इनपुट मिलता है, 70%, 80%, दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट रेशियो। तो मेरा वेस्ट कितना है, नॉर्मल वेस्ट है, एबनॉर्मल वेस्ट है, ये सब देखने के बाद मेरा एक बार फ्लो तैयार हो जाता है। करेक्ट। तो मेरा फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाता है। करेक्ट। वो फिनिश प्रोडक्ट मैं कहाँ रखने वाला हूँ, उसका बॉन्डेड लेबर है क्या नहीं, वो मेरे फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कौन से एरिया में आइडेंटिफाई किया है। तो उस वक्त जब मैं ये बिल्डिंग खड़ी करता हूँ, बनाता हूँ, उसमें मेरे मशीनरी का एरिया, मेरा बिल्डिंग प्रोडक्शन एरिया, मेरा स्टोरेज एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज, फिनिश गुड स्टोरेज, ये सब हम पहले ही बना के लेते हैं। तो इट इज़ यूजफुल फॉर द एंटरप्रेन्योर कि ये सब करने से कोई दिक्कत नहीं आती। तो देन वंस द प्रोडक्ट इज रेडी एंड वेयर इज गोइंग टू मार्केट, तो मेरा चौथा जो चैप्टर होता है रिपोर्ट का वो मार्केटिंग का होता है। इसको ग्लोबल सिनेरियो क्या है, इसको सिनेरियो क्या है, वो जो कौन से है, अभी वो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तो उस प्रोडक्ट की उस एरिया में डिमांड कितनी है, ये कौन कौन से लोग यूज करते हैं एंड उसके तरफ मैं कैसे पहुंचूंगा, व्हाट इज माय मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मेरे पास कितने मार्केटिंग के लोग हैं, मैं कैसे उनसे काम लेता हूँ एंड माय फिनिश प्रोडक्ट जो है वो एंड यूज कस्टमर तक कैसे जाए। तो ये सब देखने का जो ये है वो सब मेरा मार्केटिंग में आता है। वाह। एंड देन फाइनल लास्ट चैप्टर इज नथिंग द फाइनेंशियल एनालिसिस। ओके। मैंने पैसा डाला है, बैंकर का मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड टॉप मोस्ट पार्ट इज द फाइनेंशियल एनालिसिस। करेक्ट। कि मैंने बैंक 75% अपने को पैसा दे रही है करेक्ट। एंड 25% मैं डाल रहा हूँ, तो वो पैसा बैंकर को पैसा कैसे जाता है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, उसका जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसके हिसाब से बैंक को पैसा प्रॉपरली जाता है क्या नहीं जाता, ये मॉनिटरिंग करने का काम उसमें हम देते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। दैट इज द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर का बिजनेस प्लान रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड उसमें वेरियस रेशियोज बैंक के लिए रखते हैं। जैसे आपने पूछा कि मेरा IRR कितना है, मेरा डेट टू सर्विस रेशियो कितना है, मेरे इक्विटी का रेशियो कितना है, ये सब उससे एनालिसिस। मैं आपको एक रिपोर्ट आपको दूंगा, वो आप शेयर करो, देन दे विल गेट एन आइडिया। वो हम लोग लिंक में शेयर करेंगे एक रिपोर्ट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक चीज़ और मुझे बताइएगा सर कि व्हाट इफ़, है ना, अभी हम लोगों ने बात की वाई के ऊपर, व्हाट के ऊपर, हाउ के ऊपर, अब हम थोड़ा सा व्हाट इफ़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि किसी ने टीईवी करवाई स्टडी अपनी, बट उसको अपने बिजनेस में या आइडिया में कुछ वीकनेस मिली, करेक्ट है ना, व्हाट ही शुड डू। तो उसको मिटिगेंट्स अपने को देखना चाहिए।
ओके। कि कैसे कि वेयर ही इज गोइंग टू रॉन्ग। करेक्ट है, उसने आइडिया ले डाउन की, आइडिया करते वक्त दिमाग में आइडिया तो अच्छी रहती है, व्हेन इट इज कम ऑन द पेपर, फर्स्ट आइडिया शुड बी इन द माइंड, it should dawn on the paper, then in come into the existence. From paper to existence, what are the problems that we have to identify? ओके। And वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो उसको हम देखते, एक एक धागा जैसे निकलते हैं उसके आइडिया का हम बाल खींचते, देन उसको पूछते हैं कि तुम्हें क्या किधर जा रहा है, मशीन्स में आ रहा है, मटेरियल में आ रहा है, मैन में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड 3 M's. Machine, material, and manpower. If these 3 are okay, then money flow will be proper. That is called 4th M. ओके ओके। 3 M is a proper, then 4th M is a okay. वो टेक केयर कर लिया जाए। ये टेक केयर किया जाता है। तो इन तीनों में प्रॉब्लम है, मेरे मशीन में प्रॉब्लम है, मेरे रॉ मटेरियल में प्रॉब्लम है, या मेरे मैन पावर में प्रॉब्लम है। ये तीनों के प्रॉब्लम के सिवा चौथा प्रॉब्लम नहीं रहता। और वो होता है तो अगर वो आप जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन वगैरह, एंड वो वेरी हार्ड नहीं है आजकल, महाराष्ट्र ऑल ओवर इंडिया वेरी स्मूथ चल रहे हैं इंडस्ट्री के हिसाब से, तो थोड़ा वो लोकल टू लोकल वो डिफर होता है। अभी मान लीजिए उसकी किसी इन 4M में से किसी एक में या 2 में प्रॉब्लम है, तो मुझे आप ये बताइए कि अगर 2 से ज़्यादा M में प्रॉब्लम है तो उसको आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए या उसको पिवट करना चाहिए? यस, उसको रिवर्ट होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ही हैज इन्वेस्टेड द फंड्स इन्वेस्ट किए हैं। नहीं, अभी फंड इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, अभी आइडिया स्टेज पर है। आइडिया स्टेज पे तो वो ये नहीं होगा, मुझे पता चलेगा ना कि मैं एम कैसे है, मेरे को रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी है, मैन पावर अवेलेबिलिटी है, मशीन्स आर इन गुड, तो इसको होना ही नहीं चाहिए। उसका एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया शुड बी प्रॉपर, क्योंकि देन इट हैज समथिंग विद द एप्लीकेशन ऑफ द आइडिया। वो मशीन चलाने में प्रॉब्लम दे रहा है, लोगों को हैंडल करने में प्रॉब्लम दे रहा है, या रॉ मटेरियल जिस क्वालिटी का चाहिए वो नहीं यूज नहीं कर रहा। आइडिया स्टेज पे इन 4M's को टेस्टिंग किया जा सकता है? 2 M को तो होता है, यानी कि कौन सा, मशीन एंड मटेरियल। मैन पावर का टेस्टिंग तो आपको लाइव में ही करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये 2 तो हो सकते हैं, आपकी राय सही है। मशीन का मैं देखता हूँ, क्योंकि जो वेंडर है, जो आपने को मशीन दे देना, उसके साथ अपना एग्रीमेंट रहता है कि मुझे 6 महीने आप मेरा जो डिजायर प्रोडक्ट है वो निकाल के दिखाओ, वो तुम्हें डिजायर प्रोडक्ट निकाल के देता है, तब तक आपका मशीन चलता है। व्हेन यू हैंड ओवर योर पीपल देयर, तो उधर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। मटेरियल मेरा अच्छा क्वालिटी का है, 3rd M इज द थिंग, देन यू कैन आइडेंटिफाई द कौन से इसमें M में मुझे प्रॉब्लम है। ओके। एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि जो TEV रिपोर्ट है ग्लोबल एक्सपेंशन में कैसे काम आती है? अभी कैसा है, TEV रिपोर्ट में ग्लोबल में ऑल ओवर इंडिया तो हम काम करते हैं, वी आर एम्पैनल विथ ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स अक्रॉस इंडिया, वी आर डूइंग। सो ये बाहर के देश में मैंने जहाँ पे 3-4 जगह मैंने काम किया है, जैसे दुबई में मैंने काम किया है, इंडोनेशिया में मैंने रिपोर्ट दिया है हमारे पुराने कंपनी में, तो उधर के लॉज खाली चेंज होते, बाकी ये जो है वो सेम ही रहता है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का अगर कोई एक्सपेंड करने का सोच रहा है या एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का सोच रहा है, तो क्या उसको ये कराना चाहिए? यस, डेफिनेटली सर। तो कराना चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मेट सेम रहेगा या कुछ डिफरेंट होगा? डिफरेंट इतना रहेगा कि खाली जो उसके लेजिस्लेशन है, उधर के लोकल लेजिस्लेशन, वो क्या गाइड करते हैं, लैंड ऑफ लॉ जो है उधर के जिस एरिया में वो कर रहा है, तो उसके क्या है, बाकी तो सब सेम है। ओके। यानी कि आइडिया उसको अगर ले डाउन करना है, उधर मशीनरी प्रॉपर है, मटेरियल प्रॉपर है, मैन पावर प्रॉपर है, तो ये 3 M's आर देयर। आपने कॉमन मिस्टेक्स क्या करते देखा है एंटरप्रेन्योर्स को जनरली, जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट स्पेशली डालते हैं? जनरली क्या होता है सर, थोड़ा एम्बिशियस रहते हैं प्रोजेक्ट्स। ये जो लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वर्क जो काम करते हैं, हम टर्म लोन के लिए चलो एक 5 करोड़ का केस लेते हैं, जैसे आपने लिया, उसने 5 करोड़ के केस के लिए उसको टर्म लोन मिला 3 करोड़ का, बट ये 5 करोड़ के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल 2 करोड़ का लगने वाला है, कि मुझे जब तक वो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो मेरा प्रॉपरली अगर बैंक ने, तो व्हाइल असेसमेंट जो करते हैं वो 3 करोड़ का टर्म लोन और 2 करोड़ का वर्किंग कैपिटल ये साथ में होना चाहिए। ओके। जनरली बैंकर और इसके साथ क्या होता है कि यू टेक अ टर्म लोन राइट नाउ,
आपको 7-8 महीने लगने वाले हैं फैक्ट्री सेटअप करने में। जैसे आपकी फैक्ट्री सेटअप है उस टाइम हम सैंक्शन कर देंगे। तो उस टाइम क्या होता है, वो बैंकर चेंज हो जाता है, वो ये चेंज हो जाता है, उसके थोड़े कैपेसिटी बढ़ जाती है। मैं अगर मान के चलो मैंने प्रोजेक्शंस किया है 500 केजी का, मशीनरी वाला बोलता है सर मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आप एक 10 लाख और ज़्यादा दे दो तो 500 की जगह 750 केजी का मैं बना के देता हूँ। इसमें लोग ये होते हैं तो उसमें वो दिक्कत आते हैं क्योंकि ओवर कैपेसिटी एनहांस कैपेसिटी इंस्टॉलेशन ज़्यादा हो जाता है। एंड मेरा उसका जो मशीन है, एक मैं मशीन बढ़ा सकता हूँ, बाकी के पैरामीटर्स नहीं बढ़ा सकता मैं। तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल का ये होता है, मतलब फंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उसकी वजह से प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। प्रोजेक्ट चलना चाहिए जिस रेशो से, जिस एंगल से, वो नहीं होता। ऐसा एक सिमिलर प्रोजेक्ट अभी भोपाल का मुझे याद है। भोपाल में एक प्रोजेक्ट में ये हुआ कि उन्होंने एक XYZ बैंक से फंडिंग लिया। उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट थी तकरीबन 9 करोड़ रुपए की। बैंक ने उनको 4.5 करोड़ रुपए दिए और बोल दिया कि लेटर स्टेज में आप डालिए, हम बाद में दे देंगे। बट व्हाट हैपेंड कि वो बैंकर का ट्रांसफ़र हो गया जिसने वो इनिशियल असिस्ट किया था। नया जो बैंकर आया, दे सेज कि भाई आपकी जो कैपेसिटी है उस हिसाब से प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा है, हम आपको एनहेंसमेंट नहीं दे सकते। वही जो पहले जो सैंक्शन करते हैं, हाँ, उसी टाइम पे मुझे सैंक्शन करके ये तीनों चीज जो है वो लेनी चाहिए। बात का असेसमेंट के भरोसे नहीं है। असेसमेंट नहीं, एंड कैपेसिटी है मेरा जो कहना है। एंड कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप पूरी ईमानदारी से करोगे तो आपको तीसरे साल पेबैक देना चालू करता ही करता है। ओके, विदाउट एनी, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट प्रॉपरली जाता है, उसकी सैलरी प्रॉपरली जाती है और ये सब जाता है, तो उस एंगल से वो होता है। गुड। सो सर, डू यू रीड बुक्स? या सो आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई रीड मराठी बुक्स। ओके। एंड थिंग्स एंड रादर जो बैंकिंग लैंग्वेज की है वो तो सभी है मेरे बुक्स में। फेवरेट मराठी बुक कौन सी है आपकी सर? पु ल देशपांडे जी है। ओके, है गुड। व्यक्ति आणि वल्ली इसका नाम है, वो मेरे लाइब्रेरी में है। एंड कभी भी मैं लोगों को देना चाहता हूँ तो बुक बहुत। व्हाट इज, किस पे है वो, किस विषय वो पे? लोगों के ऊपर है। अच्छा। हर एक आदमी का उन्होंने एक एनालिसिस किया हुआ है, वो उसमें लिखा हुआ है। अरे हाँ, कि एक चाय वाला है, पान वाला है, ये ऐसे हर एक तरह के लोग हैं। पर्सनालिटीज के ऊपर है। गुड। आई विल शेयर इट। वेरी गुड। एनी फाइनल मैसेज टू ऑडियंस? Whenever you do the project, do the proper study. Evaluation should be in the proper manner. So मेरा प्रोजेक्ट फेल ना हो। एंड जो भी मुझे करना है वो फर्स्ट फेज कंप्लीट करो। करेक्ट। देन यू गो टू द सेकंड फेज। करेक्ट। जस्ट मुझे कैपेसिटी बढ़ती है या होती है नहीं, मेरा पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, उसका जो भी डिजायर प्रोडक्ट है वो निकालो, मार्केट में उसके 2 साइकिल होने दो। 2 साइकिल होने के बाद तीसरा साइकिल ऑटोमेटिकली द मार्केट विल डिमांड यू। ओके, यू डोंट नीड नॉट टू गो अगेन, वेरी गुड, इट विल कम। वाह सर, ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टीई के बारे में जो बताया उससे हमारे ऑडियंस को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आज हमने इसके बारे में वाई भी कवर किया, ये क्यों करानी चाहिए, फिर ये क्या करती है उनको हेल्प, और ये कैसे करती है हेल्प, ये सब हमने कवर किया है। इससे रिलेटेड और भी लोगों के सवाल हो तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर एक रिपोर्ट की सैम्पल कॉपी डाल रहा हूँ, जिससे आप लोगों को ये आइडिया मिल जाए कि ये रिपोर्ट एक्चुअली दिखती कैसी है, क्या क्या डेटा पॉइंट्स आपको इसमें मिलेंगे। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मौजूद रहेंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मोर गाइडेंस, यू कैन कनेक्ट हिम डायरेक्टली। और इट्स अ वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू वेरी मच। सभी ऑडियंस और मेरे टीम की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद।